एसटीएन के स्पेशल गेस्ट कार्यक्रम में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। इस कार्यक्रम में हम शहर के एक नई शख्सियत से आपको रूबरू कराएंगे। आज इसी श्रृंखला में हमारे साथ पैरा ओलंपिक खिलाड़ी सुनील कुमार साहू हैं। सुनील कुमार साहू से इनकी कहानी इनकी जुबानी से ही हम सुनेंगे। ये एक ऐसे प्रेरणादायी इंसान है जिन्होंने कभी हारना नहीं सीखा। अपनी ज़िंदगी में कई विपदाएं आए, लेकिन ये अपने हौसले की तरफ बढ़ते रहे और इनकी जो कहानी है आज के युवाओं के लिए एक प्रेरणादायी कहानी है। ऐसी शख्सियत को हम आज लेकर आ रहे हैं आपके सामने। वह हैं सुनील कुमार साहू, जो पैरा ओलंपिक खिलाड़ी में अब तक 1 दर्जन पदक जीत चुके हैं। आइए बात करते हैं सुनील कुमार साहू जी से। आज के युवा अपनी विफलताओं के कारण हताश हो जाते हैं और वह आगे नहीं बढ़ पाते। आज ऐसी शख्सियत आज हमारे सामने है। हम इनसे इनकी जो सफलता है वह किस तरह ये अपने मुकाम तक लेकर गए, आज इन ऐसी शख्सियत सुनील कुमार साहू जी से हम आपको मिलवाते हैं। सबसे पहले तो मैं एसटीएन चैनल का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं, जो आपने मुझे इनवाइट किया और इस चैनल के माध्यम से मुझे आप सभी से रूबरू होने का मेरे को सौभाग्य मिला। मेरा नाम सुनील कुमार साहू है। मैं राजस्थान के अलवर ज़िले के मालाखेड़ा गांव का निवासी हूं। मेरी ज़िंदगी में बहुत उतार चढ़ाव आए, लेकिन मेरी हिम्मत इतनी पक्की थी और मेरे हौसले इतने बुलंद थे। शायद इसी का ही नतीजा है कि लगातार 4 बार राष्ट्रीय स्तर प्रतियोगिता में मैंने 5 मेडल हासिल किए हैं और 100 मीटर 400 मीटर दोनों में ऑल इंडिया मैंने मेरी कैटेगरी में फर्स्ट रैंक हासिल की है। वहीं 2 सिल्वर मेडल मैंने हासिल किए, 1 ब्रॉन्ज मेडल हासिल किया है और रिसेंटली हाल ही में अभी जो खेलो इंडिया पैरा गेम हुए थे वहाँ मैंने सिल्वर मेडल हासिल किया है। और स्टेट गेम की बात करें तो वहाँ मैंने 8 गोल्ड मेडल वहाँ हासिल किया है। तो मैंने अभी आपको एक वर्ड बताया कि मेरी ज़िंदगी में बहुत उतार चढ़ाव आए। इससे मेरा तात्पर्य ये है कि मैं भी एक सामान्य परिवार से हूँ, साधारण परिवार से। हमारे पास एक छोटा सा आइसक्रीम फैक्ट्री का बिजनेस था। तो एक बार की बात है, वर्ष 2012 में जो मेरा बड़ा भाई था उनका देहांत हो गया। जब मेरे बड़े भाई का देहांत हुआ था तो बड़े भाई के देहांत के बाद में कुछ ही महीने बाद जो हमारे पास आइसक्रीम फैक्ट्री का बिजनेस था तो उसमें रिसीवर ब्लास्ट हो गया था। तो उसमें मेरे दोनों हाथ और राइट लेग सीधा पैर की बात करें वो क्षतिग्रस्त हो गए थे। जब मेरे को घर से हॉस्पिटल ले जाया जा रहा था तो मेरी स्थिति कुछ ऐसी थी कि पड़ोस के सभी बोल रहे थे कि इसको ले जाने से कोई मतलब नहीं है, क्योंकि इनकी स्थिति हमको नहीं लगता कि ये बच भी पाएगा। लेकिन पेरेंट्स कहाँ हार मानते हैं। वो मेरे को वहाँ पर अलवर जो है गांव से अलवर लेके गए, लेकिन अलवर हॉस्पिटल ले जाने के तुरंत मेरी स्थिति को देखते डॉक्टर ने रेफ़र कर दिया था जयपुर के लिए। तब मैं जयपुर गया था तो जयपुर मेरी स्थिति कुछ ऐसी थी कि कुछ दिन मैं वहाँ एडमिट था, लेकिन जब कुछ दिन बाद मुझे होश आया तो एसएमएस हॉस्पिटल में डॉक्टर मेरे पेरेंट्स से बात कर रहे थे कि इनके हाथ हम नहीं बचा पाएंगे। हाथ कटने की बोली तो पेरेंट्स ने बोला कि हाथ तो नहीं कटने देंगे। फिर वहाँ से वो मेरे को एपेक्स हॉस्पिटल वहाँ लेके गए थे, प्राइवेट हॉस्पिटल। तो कुछ दिन मैं आईसीयू में वहाँ पे रहा था। उसके बाद मेरा ट्रीटमेंट चला कुछ महीने तक। ट्रीटमेंट होने के बाद फिर मैं अपने घर आया तो मेरी स्थिति सेम ही थी, मैं बेड पे लेटा रहता था। मैं अब मैं एक साधारण से एक विकलांग बन चुका था, मैं दिव्यांग बन चुका था। तो मेरी स्थिति को देखते के साथ ही स्थिति और विकलांगता को देख के जो मेरे पापा थे उनको साइलेंट अटैक आ गया। अब पापा को साइलेंट अटैक आया तो पहले तो भाई एक्सपायर हो गया बड़ा, फिर पापा एक्सपायर हो गए। तो सब कुछ ऐसा लग रहा था ख़त्म सा हो गया, क्योंकि एक बात करें अब पापा ही थे सारी चीज़ें जो बिज़नेस वगैरह संभालना, एक बात करें सब चीज़ों की तो वहाँ से एक बार टूट सा गया था। वहाँ पर डिप्रेशन में भी कुछ हद तक मैं जा चुका था। उसके बाद में वो मेरी लाइफ का टर्निंग पॉइंट था जब मेरे पापा एक्सपायर हुए कि मेरे को यहाँ से कुछ ऐसा करना है कि मेरी पहचान मेरे पापा के नाम से हो और मेरे को मेरी अब कमज़ोरी को मुझे मेरा मजबूत पक्ष बनाना था। उसके बाद में दुख की घड़ी मतलब दुख ख़त्म होने का नाम नहीं ले रहा था। अगले साल ही जो मेरी बड़ी बहन थी वो भी एक्सपायर हो गई।
तो मौत लगातार चल रही थी, पहले भाई, फिर पापा, फिर बहन की बात करें, उसके बाद में जो हमारे पास बिजनेस था स्किन फैक्ट्री का, वो बंद हो गया था। मम्मी थी जो जो मेरी मम्मी है, जिनको मैं अपना असली भगवान भी मानता हूँ, जो बड़े बड़े घरों में झाड़ू पोंछे का काम करके मेरा और मेरा छोटा भाई अनिल है, उनका भरण पोषण पालन पोषण के लिए बड़े बड़े घरों में झाड़ू पोंछे काम, मेहनत मजदूरी करने लगी। उसके बाद धीरे धीरे मैंने अपनी पढ़ाई शुरू करी। पढ़ाई शुरू की तो 12th मैंने स्टार्ट की थी। तो जो मेरी सैनी आदर्श विद्या मंदिर स्कूल है, वहाँ पर मैंने फर्स्ट टाइम जब 12th की थी तो मेरी इतनी अच्छी परसेंटेज तो नहीं थी, लेकिन मेरी पंपलेट में फर्स्ट टाइम जब मेरी फ़ोटो मेरी मम्मी ने देखी थी तो बहुत खुशी हुई थी मेरी मम्मी को, और मुझे बहुत अच्छा लगा। मुझे एक चीज़ डिसाइड मतलब हो गई थी कि मैं कमज़ोर तो नहीं हूँ। उसके बाद में किसी ने बताया कि आप एसटीसी की तैयारी कीजिए, क्योंकि टीचर्स में बहुत जल्दी आपको डिसेबिलिटी का भी आपको फ़ायदा मिलता है वहाँ पर। तो मैंने वो भी तैयारी की, और बचपन से मेरा एक सपना था आर्मी में जाने का। तो आर्मी का जो सपना था, तो मैं शाम को ग्राउंड वगैरह जाते थे, तो अब मैं सामान्य से दिव्यांग बन चुका था, तो आर्मी तो शायद मैं जा नहीं सकता। लेकिन एक बार मैं और मेरा भाई दिनेश चौधरी, तो हम ग्राउंड में बैठे थे, तो मैं जब रनिंग कर रहे थे तो बच्चे, तो मैं उनसे बोल रहा था कि शायद मैं भी आज दिव्यांग नहीं होता तो मैं भी शायद आर्मी की तैयारी करता। लेकिन मेरा भी सपना था देश का मतलब नाम रोशन करने का, देश की सेवा करने का, लेकिन शायद ये सौभाग्य पूरा नहीं हो पाएगा। तो मेरे दिनेश चौधरी भाई ने बताया कि अपने देवेंद्र झांझड़िया सर का नाम सुना है? मैंने कहा भैया सुना तो है उनका नाम, थोड़ा पढ़ा भी है उनके बारे में न्यूज़ अखबार वगैरह में। तो उन्होंने बोला कि वो पहले नॉर्मल थे, उनके बाद उनका एक्सीडेंट हुआ, एक्सीडेंट के बाद आज वो एशियन गेम, वर्ल्ड चैंपियनशिप, पैरा ओलंपिक सब में अनेकों मेडल के साथ उन्होंने देश का नाम रोशन किया। अगर आप भी खेल के माध्यम से अपने देश का नाम रोशन करेंगे तो आप भी जो आपका सपना है देश का नाम रोशन करने का, वो कर सकेंगे। उसके बाद मैंने अपनी खेल की तैयारी भी शुरू की थी मैंने। तो मैं घर से 25 किलोमीटर स्टेडियम है, तो मैं रोज़ आना जाना। तो मैंने जो मेरे कोच है अजीत सिंह राठौड़ AFC एकेडमी, तो मैं अलवर गया, तो मैंने सर को बताया कि सर मैं एक दिव्यांग खिलाड़ी हूँ और मेरे को खेल में बहुत आगे जाना है। मेरा सपना सर देश के लिए देश का नाम रोशन करने का, देश का नाम रोशन करना है और मेरे को बहुत अच्छा करना है खेल में सर। तो सर ने मेरे को बताया कि आप अच्छे तरीके से डिसिप्लिन के साथ ट्रेनिंग कीजिए और आप भी देश का नाम रोशन करेंगे। तो जो मेरे कोच अजीत सिंह राठौड़, काफ़ी उन्होंने मेरा हौसले बढ़ाया। और सर की एक चीज़ बहुत अच्छी लगती है सर, वो निःशुल्क ट्रेनिंग कराते हैं जो डिसेबल होते हैं और जो आर्थिक रूप से कमज़ोर होते हैं उनको भी निःशुल्क कराते हैं। उसके बाद में मैंने अपनी कंटिन्यू तैयारी रखी। थोड़ी फाइनेंशियली प्रॉब्लम थी, तो जैसे कि बात करें जो मेरे को STC की भी तैयारी करनी थी, तो ललित कोचिंग संस्था, वो भी सर जो डिसेबल होते हैं उनको एकदम फ्री कराती है सर, जो कोचिंग वगैरह होती है। तो मैंने वहाँ कराया। तो मेरे जो सर है पवन भारद्वाज सर, उनको मैंने बताया सारी चीज़ें, तो उन्होंने मैंने वहाँ से अपनी कोचिंग वगैरह शुरू की। तो अगले साल ही मेरा एग्ज़ाम मेरा गेम था डिस्ट्रिक्ट लेवल का। जी। तो फर्स्ट टाइम मैंने डिस्ट्रिक्ट लेवल गेम में मैंने वहाँ पर गोल्ड मेडल हासिल किया, और मुझे ऐसा लगा कि जैसे मैंने इंटरनेशनल में गोल्ड मेडल हासिल किया है। मतलब मुझे एक चीज़ तो विश्वास हो चुका था कि मैं कमज़ोर तो नहीं हूँ और मैं बहुत अच्छा कर सकता हूँ मैं। और दूसरी तरफ एक और खुशखबरी मिल गई, उसके लिए मैं पवन भारद्वाज सर का भी थैंक यू बोलना चाहता हूँ। मेरा STC में भी सिलेक्शन हो गया। तो मैं मेरे कोच अजीत सिंह राठौड़, पवन भारद्वाज सर दोनों का थैंक यू बोलना चाहता हूँ। उनके आशीर्वाद से मैंने सफलताएं ली। उसके बाद में मेरा स्टेट गेम में सिलेक्शन हो गया था, और उसके बाद जब STC में सिलेक्शन मेरा कोटा हुआ था, तो कोटा जब मैं आया यहाँ पर, तो श्री आना सागर TT कॉलेज में मेरा एडमिशन हुआ यहाँ पर। उसके बाद में मैंने सर को बताया, जो जितेंद्र चतुर्वेदी सर है मेरे कॉलेज के डायरेक्टर, कि सर मैं अभी डिस्ट्रिक्ट में मेडल लाया हूँ और मेरे को खेल के माध्यम से बहुत आगे जाना है। तो सर ने मुझे सपोर्ट किया, मोटिवेट भी किया और समझाया सारी चीज़ें कि आप बहुत अच्छा कर सकते हो, आप पढ़ाई के साथ कीजिए, और आपको मतलब हर टाइम मोटिवेट तो करते ही थे सर। उसके बाद में मेरे गेम थे 2019 में। तो फर्स्ट टाइम मैंने 2019 में जब रिप्रेजेंट किया था अलवर को, मतलब मैं 4th नंबर पे आया था, मेरा मेडल नहीं लगा था, लेकिन मैं बहुत खुश था। इसलिए खुश था कि मैं पूरे राजस्थान में 4थे नंबर पे आया हूँ। अगर मैं एक साल और अच्छी तैयारी करूँगा शायद मैं बहुत अच्छा कर सकता हूँ मैं। उसके बाद में मैंने अगले जो साल था उसको टारगेट रखा। मैंने जो ट्रेनिंग के लिए जो मेरे श्रीनाथपुरम स्टेडियम में जो मेरे कोच है तरुण शर्मा, उनके अंडर मैंने ट्रेनिंग शुरू करी। उसके बाद ट्रेनिंग शुरू करने के बाद होता क्या है, मैं एक स्प्रिंटर था, तो मेरे को स्ट्रेंथ ट्रेनिंग की बहुत ज़रूरत थी। तो जो स्पार्टन जिम है उसमें भी अरविंद चौधरी जी है जो मेरे कोच है स्ट्रेंथ ट्रेनिंग के, उनको भी मैं थैंक यू बोलना चाहता हूँ। वो मेरे को निःशुल्क ट्रेनिंग कराते थे। तो वहाँ पर मैंने अपनी ट्रेनिंग शुरू करी, और मैंने टारगेट 2020 को रखा था मैंने, कि मेरे को 20 में बहुत अच्छा करना है। 20 में मैंने लगातार अच्छा कर भी रहा था, लेकिन 2020 की बात करें तो वहाँ पर मेरे पैर में एक इंजरी हो गई थी। तो इंजरी के कारण कुछ ही टाइम पहले मैं वो
कमर में और बैक में दोनों हुई थी, तो मैं वो पार्टिसिपेट नहीं कर पाया जी। उसके बाद मैंने मेडिकल कॉलेज में जो मेरे डॉक्टर आरपी मीणा जी है, राम खिलाड़ी मीणा जी, उनके अंडर मैंने ट्रीटमेंट वगैरह किया, और सर मेरे को काफ़ी मोटिवेट भी करते हैं, और उन्होंने मेरे को बताया कि आप टेंशन मत कीजिए, आपकी जो इंजरी वगैरह है हम आपके साथ हैं, काफ़ी अच्छे आप हो जाओगे, आप ज़्यादा नर्वस मत होइए। तो वहाँ से मैं उनको भी थैंक यू बोलना चाहता हूँ जो मुझे सपोर्ट करते थे और मोटिवेट भी करते थे। उसके बाद में बात करें तो मैंने टारगेट फिर रखा था, मेरे को 21 में बहुत अच्छा करना है, क्योंकि मेरे को असफल नहीं होना था। एक्चुअली क्या है, मेरी जो मम्मी थी वो बड़े बड़े घरों में झाड़ू पोंछे का काम, मैंने मेरी मम्मी को गर्मियों में ईंटें उठाना देखना, पैर में भी थोड़ी प्रॉब्लम है, तो जब पोंछा वगैरह लगाती है तो बैठ के लगाती है, वो किन के लिए कर रही है, वो मेरे लिए कर रही है। तो मेरे को हार नहीं माननी थी, मेरा सपना था कि मेरी मम्मी को हमेशा खुश रखने का, जो मैं हमेशा खुश रख सकूं। मैं मेरे को यहाँ से होता क्या है कि आप नेशनल में मेडल लाते हो तो आपको सीधी गवर्नमेंट जॉब भी मिलती है, तो वहाँ से मैं मम्मी का भी मतलब खुश रखने का सौभाग्य मुझे मिलेगा, और देश का नाम भी मैं रोशन करने का, मेरे दोनों सपने पूरे होंगे। तो मैंने टारगेट 21 का रखा था, लेकिन हुआ क्या है कि मतलब उस टाइम थोड़ा सा प्रॉब्लम आई थी, इंजरी, मतलब 2021 का जब गेम था तो कोविड महामारी के कारण मेरी इंजरी गेम थे जो पोस्टपोन हो गए थे। अब 2021 में जब गेम पोस्टपोन हुए तो ऐसा लगा था कि जब सालों से मेहनत कर रहे हैं, पता नहीं क्या होगा क्या नहीं होगा, कुछ समझ नहीं आ रहा था, लेकिन मम्मी काफ़ी मोटिवेट करती थी। और मैंने आपको बताया ना कि जब एफर्ट ही सब कुछ नहीं होता ज़िंदगी में, गाइडेंस बहुत ज़रूरी होती है। जैसे गाइडेंस में जो मेरे गगन प्रताप सर है, आशीष सर है, मेरे दिनेश चौधरी भाई है, तो लगभग सभी ने मेरे को काफ़ी मोटिवेट करते थे। मेरे कंवर भाई भी है, उन्होंने मेरे को बताया कि आप टेंशन मत कीजिए, आपकी जो प्रिपरेशन है ना वो आज, मतलब कि ऐसा नहीं है कि आपको कभी जैसे कि आगे आपको काम नहीं आएगी, आप लगातार जो कर रहे हो आप एक दिन आप बहुत अच्छा करोगे। तो मैंने टारगेट फिर 22 को रखा, लेकिन हुआ क्या है कि जब कोविड महामारी आई थी तो घर की फाइनेंशियली कंडीशन अच्छी नहीं थी, काम वगैरह भी सब लगभग बंद ही हो गए थे। तो उसमें जैसे कि होता है ना कि ज़िंदगी के सफ़र में कुछ अच्छे लोग मिलते हैं, कुछ बुरे भी मिलते हैं, लेकिन मेरा सौभाग्य था कि मेरे को अच्छे लोग ज़्यादा मिले, क्योंकि मेरे को जब प्रॉब्लम थी, अब मेरे को आगे भी जाना था लेकिन कुछ रुकावटें आ रही थी। जैसे कि बात करें रेंट की बात करें तो जो मकान वाले हैं रूपचंद जी, उन्होंने मेरे को सपोर्ट किया, उनका डिले भी होता था तो वो कुछ नहीं बोलते। वहीं दूध वाले की बात करें हेमराज जी की, हेमराज गुजर जी, जो मतलब कि आज साल भर से या 1.5 साल हो गए, लेकिन वो मेरे से एक भी ये नहीं बोलते कि मुझे पैसे चाहिए, वो एक ही चीज़ बोलते कि आपको देश का नाम रोशन करना, आप इन चीज़ों के बारे में मत सोचो। वहीं हम बात करें सरमती किराना स्टोर, जहाँ मेरे को ड्राई फ्रूट्स वगैरह सब चीज़ों की नीड होती थी, वही मेरे को सपोर्ट करते, बोलते कि सोनू भैया जी कि आप अब बस आप देश के लिए सोचो कि आपको मेडल लेके आना है, आप यहाँ हम आपके साथ हैं। तो मेरे को कुछ अच्छे लोग भी मिले। वहीं हम बात करें जैसे कि फ्रूट्स वाले की बात करें तो सभी ने मेरा काफ़ी हौसला मेरा बढ़ाया था वहाँ पर। तो मैंने टारगेट फिर 22 को रखा था, 22 में अच्छा करना। कुछ फाइनेंशियली प्रॉब्लम थी, कुछ मम्मी वहाँ से करती, यहाँ पे मैं एक भैया को भी थैंक यू बोलना चाहता हूँ। मैं कैटरिंग वगैरह पे जाता था, कैटरिंग में और काम तो होते नहीं थे, लेकिन प्लेट वगैरह काम होता, प्लेट उठाना, सफाई वगैरह करना उनकी, तो 600 रुपये मेरे को वहाँ से मिलते थे। तो मैं अपने जो डाइट का था वो मैनेज कर लेता था मैं, क्योंकि मेरे को अच्छा करना था तो मेरे को मैनेज तो करनी थी सारी चीज़ें। तो सारी चीज़ें अच्छी चल रही थी। तो मैंने जब 22 का टारगेट रखा था, 22 में शायद लॉकडाउन किसी के लिए अच्छा नहीं रहा हो, लेकिन मेरे लिए लॉकडाउन इसलिए अच्छा रहा था कि मेरे को पहली चीज़ तो मैं डेडिकेट था कि मेरे को इंटरनेशनल खेलना है और मेरे को मेडल लेके आना और देश का नाम रोशन करना है। जब लॉकडाउन था तो उस टाइम गाइडलाइंस थी कि 5 बजे के बाद कोई बाहर नहीं जा सकता, लेकिन मैं 5 बजे से पहले 2 बजे जाता और गाइडलाइन से पहले मैं 5 बजे अपनी पूरी ट्रेनिंग सेशन कंप्लीट करके आता। और मैंने जो 2 साल लॉकडाउन का था, कोविड महामारी का, उस टाइम मैंने इतने अच्छे तरीके से प्रिपरेशन की थी। पहले 2018 से कर रहा था और 2 साल और यहाँ से की थी, तो मेरे को इतना अच्छा रिजल्ट मिला था। जब मैंने सेकंड टाइम जब मैंने अपने अलवर को रिप्रेजेंट किया स्टेट गेम में, तो वहाँ पर 400 मीटर में मैंने गोल्ड मेडल हासिल किया और मैंने 50 मीटर की वहाँ लीड भी हासिल की बहुत थी। बढ़िया। उसके अलावा 100 मीटर में मेडल, तो फर्स्ट टाइम मैंने 2 मेडल वहाँ से हासिल किए थे। उसके बाद मेरा नेशनल गेम में सिलेक्शन हुआ, तो पहली बार मेरे को अपने स्टेट को रिप्रेजेंट करने का सौभाग्य मिला था। वो जो जर्सी मिलती है वही एक सौभाग्य होता है, वो शायद बहुत शायद किस्मत वाले कह सकते हैं जो मेहनत करते हैं उनको मिलती है। बिल्कुल सही। तो 2022 में जो मेरा पहली बार 31 मार्च को मेरा गेम था कलिंगा स्टेडियम भुवनेश्वर में, तो वहाँ पर भी आपको पता है जब सालों से जो इंसान मेहनत करता है तो सफल ज़रूर होता है। ये मैंने जो मेरी सोसाइटी है, मेरी मम्मी है, सबसे मैंने सीखा है वहाँ पर। तो उसके बाद में बात करें हम, तो जब मेरा शाम को 5:30 बजे मेरा गेम था, तो वहाँ पर
मैंने 100 मीटर में नेशनल लेवल गेम में गोल्ड मेडल भी हासिल किया और ऑल इंडिया मेरी कैटेगरी में मैंने फर्स्ट रैंक हासिल बहुत किया। बढ़िया, बहुत खूब। तो उसके बाद जब मैं घर आया तो मेरी रैली वगैरह निकाल कर पूरे गांव ने मतलब अच्छे तरीके से मान सम्मान की हम बात करते हैं, सारी चीज़ें बहुत अच्छा लगा था। पहली बार मम्मी को मैंने प्राउड फील मतलब कराया था मैंने। और वहीं बात करें गवर्नमेंट जॉब की, तो आउट ऑफ 10 के तहत राजस्थान की एक पॉलिसी होती है, वहाँ से गवर्नमेंट जॉब का भी घोषणा हो गई थी। तो उसके बाद में मैंने एक चीज़ सीखी है ज़िंदगी में कि हमको संतुष्ट नहीं होना चाहिए छोटे में, हमको लगातार अच्छा करना चाहिए। तो मैंने टारगेट 2023 को रखा था कि 23 में मुझे 22 से अच्छा करना है मेरे। जब 23 में 4 फरवरी को मेरे गेम थे अलवर में, मैं अलवर का निवासी और पहली बार मेरे को अपनी जो बोलते हैं ना होम ग्राउंड में खेलने का सौभाग्य मेरे को मिला था। तो पहली बार जब मैंने अलवर में अपना गेम पार्टिसिपेट किया था मैंने, तो वहाँ पर मेरी मम्मी जो मेरा भगवान मेरे सामने बैठा था, तो मेरे को यही था कि बस यहाँ से मैं गोल्ड मेडल लाऊं और अपने हाथों से मम्मी को गोल्ड मेडल पहनाऊं। इन्होंने कभी दौड़ता भी नहीं देखा, मेरी पूरी फैमिली आई थी वहाँ पर। तो वहाँ पर 100 मीटर में मैंने गोल्ड मेडल हासिल किया, 400 मीटर में मैं गोल्ड मेडल हासिल किया, 1500 1500 मीटर वहाँ भी गोल्ड मेडल। मैंने 3 गोल्ड मेडल हासिल किए और जब तीनों गोल्ड मेडल मैंने अपना एक रिकॉर्ड बनाया था, तब मैंने मेरी मम्मी को मेडल पहनाए थे। तो मेरे को बहुत मतलब ये मेरा सौभाग्य था और मेरे को बहुत अच्छा लगा था कि आज मेरी मम्मी मेरा भगवान मेरे सामने है, मेरे को बहुत खुशी हुई थी। तो उसके बाद में मेरा एक बार फिर से राजस्थान को रिप्रेजेंट करने का सौभाग्य, मेरा नेशनल गेम में मेरा सिलेक्शन हो गया था। तो एक बार फिर से मैं पुणे महाराष्ट्र मेरा गेम था 17 मार्च को, 17 मार्च 2023 को। तो वहाँ भी मैंने 400 मीटर में गोल्ड मेडल हासिल किया और ऑल इंडिया मैंने मेरी कैटेगरी में फर्स्ट रैंक हासिल की। वहीं नेक्स्ट डे मेरा 100 मीटर था, वहाँ भी मैंने ब्रोंज मेडल मैंने हासिल किया था। तो मैंने लगातार अच्छा किया था। मैंने अच्छी सोसाइटी से मैंने एक चीज़ सीखी है कि आप जब आपको अच्छा करना है ज़िंदगी में कुछ भी, तो आपको मतलब संतुष्ट नहीं होना कोई भी चीज़। मैंने 22 में स्टेट में 2 मेडल थे, नेशनल में 1। वहीं मैंने स्टेट की बात करें 2023 में 3 गोल्ड, नेशनल में 2 मेडल। तो मैंने लगातार अच्छा किया। तो एक सपना था मामा जी मेरा एक कि आप जैसे कि लगातार जब अच्छा करते हो तो आप मतलब खेलो इंडिया पैरा गेम होते हैं, उसमें आपको खेलने का मौका मिलता है। इसमें क्या होता है, टॉप 8 इंडिया की जिनकी रैंक टॉप 8 होती है वो पार्टिसिपेट करते हैं। तो पहली बार मेरा खेलो इंडिया में सिलेक्शन हुआ था। तो मेरा गेम था 11 मार्च को। मेरे 3 सपने थे। पहला सपना था मेरा खेलो इंडिया पैरा गेम का, तो खेलो इंडिया पैरा गेम में मेरा सिलेक्शन हुआ। दूसरा सपना, क्योंकि खेलो इंडिया पैरा गेम टीवी पे आता है, वो हर खिलाड़ी का सपना होता है। वहीं दूसरा सपना मेरे स्पॉन्सरशिप का था कि पहले जब वैसे बोलते थे ना कि यार ये कपड़े वगैरह पे नाम लिखे होते क्यों पहनते हैं, बताते हैं कि जब आप अच्छे खेलोगे ना, आप जैसे कि जब नाम करोगे तो आपको है ना ये स्पॉन्सर करेंगे आर्थिक रूप से। तो ये भी मेरा सपना था। तो आज फाइनली जो SBI फाउंडेशन है वो भी मुझे सपोर्ट कर रही है, तो मैं उनका भी थैंक यू बोलना चाहता हूँ। और एक मेरा पैरा ओलंपिक में स्वर्ण पदक लाकर राष्ट्र गौरव बढ़ाना। 3 सपने थे, तो मेरे 2 सपने पूरे हो चुके थे। SBI फाउंडेशन में मेरा सिलेक्शन हो गया था और वहीं मेरा बात करें तो खेलो इंडिया में हो गया। तो 11 दिसंबर को मेरा गेम था 2023 में दिल्ली में। तो वहाँ भी मैंने ऑल इंडिया सेकंड रैंक हासिल की थी, सिल्वर मेडल मैंने वहाँ भी हासिल किया था। उसके बाद में कुछ ही दिन बाद मेरा गेम था वहाँ पर बात करें अपने यहीं पे जो चूरू है यहाँ पर। तो फिर मैं स्टेट गेम में मेरे को अपने अलवर को रिप्रेजेंट करने का सौभाग्य मिला, मेरे डिस्ट्रिक्ट को। तो वहाँ भी मैंने 100 मीटर में गोल्ड मेडल, 400 मीटर में गोल्ड, 1500 मीटर 1500 मीटर 3 गोल्ड मेडल मैंने फिर वहाँ मैंने हासिल किए थे। उसके बाद में फिर मेरा नेशनल गेम में सिलेक्शन हुआ। फिर 4 टाइम चौथी बार मैंने राजस्थान को रिप्रेजेंट किया। वहाँ भी मैंने निराश नहीं होने दिया। मेरी इंजरी हुई थी लेकिन उसके बाद मैं रिकवर हो गया था इंजरी के बाद में। उसके बाद मैंने गोवा में मैं गया था खेलने के लिए, वहाँ भी ऑल इंडिया मैंने सेकंड रैंक 400 मीटर में हासिल किया और मैंने सिल्वर मेडल हासिल किया था। तो मैंने लगातार अच्छा किया है और मैंने एक चीज़ सीखी है कि असंभव इस दुनिया में कुछ भी नहीं है, संभव। अगर हम लगातार अच्छी मेहनत करते हैं तो हम एक दिन निश्चित ही हमको सफलता मिलती है। एक मैदान में हारा हुआ इंसान लड़के जीत सकता है, लेकिन मन से हारा हुआ इंसान कभी नहीं जीत सकता। आज के टाइम में हम छोटी छोटी परिस्थितियों के लेके बैठ जाते हैं, लेकिन मैंने सीखा है कि परिस्थितियाँ हमेशा हमको मजबूत बनाती है, ना कि हमको कमज़ोर बनाती है। बिल्कुल, वाह जांबाज हो सुनील तुम। सुनील, आपने कितनी परेशानियाँ झेलते हुए आप आज के युवाओं के लिए कितने मतलब प्रेरणा स्रोत हो। जब आपको आपकी काबिलियत सबको नज़र आने लगी तो आपको आर्थिक संबल भी मिला। कहाँ से आपको आर्थिक संबल मिला, और इसके अलावा भी देश के जो जनप्रतिनिधि हैं राज्य के, उनसे भी आपको मिलने का अवसर मिला। जी। तो क्या है इसके पीछे राज?
सर मैं करियर विल को बहुत बहुत थैंक यू बोलना चाहता हूँ मेरे गगन प्रताप सर को, जिन्होंने सर अभी रिसेंटली 5 लाख की राशि देकर आर्थिक रूप से वो मुझे सपोर्ट कर रहे हैं मेरे को। गगन प्रताप सर जो काफ़ी सालों से मेरे साथ में है, हर टाइम उन्होंने मेरे को मोटिवेट किया है, मतलब हर समय पे मेरा हौसला बढ़ाया। उन्होंने एक चीज़ सिखाई है कि आप असफल नहीं होंगे, आप विश्वास रखो, आपको ज़रूर आपको सफलता मिलेगी आपको। उन्होंने बस उनका सपना है कि मैं इंटरनेशनल में गोल्ड मेडल लाऊं और मतलब देश का नाम रोशन करूं, तो उन्होंने फाइनेंशियली भी 5 लाख की राशि देकर मुझे आर्थिक रूप से सपोर्ट करें, मैं उनका थैंक यू बोलना चाहता हूं। वहीं मैं बात करें हम, जैसे कि आपने बोला कि राज्य के जैसे कुछ है, तो सबसे पहले तो मैं ओम जी बिरला है अपने लोकसभा अध्यक्ष, उन्होंने जो मैंने मेरे उत्कृष्ट कार्य उसके लिए उन्होंने मेरे को सम्मानित किया है, मेरे को मान सम्मान दिया। उसके अलावा डिप्टी सीएम जो अपने उप मुख्यमंत्री माननीय दिया कुमारी मैम है, माननीय प्रेमचंद बैरवा जी डिप्टी सीएम, वन विभाग मंत्री संजय शर्मा जी, इनके अलावा बात करें कोटा में जैसे कि अभी शिक्षा मंत्री जी मदन दिलावर जी, उन्होंने मेरे को सम्मानित किया। वहीं प्रहलाद गुंजल सर है, उन्होंने मेरे को सम्मानित किया। वहीं माननीय शांति धारीवाल जी सर, उन्होंने मेरे को सम्मानित किया है। वहीं संदीप शर्मा जी, उन्होंने मेरे को सम्मानित किया। सभी मैं मिला हूँ सबसे, तो उन्होंने मेरा हौसला बढ़ाया। सबने एक ही चीज़ ये बताई है कि आप बहुत अच्छा कर सकते हो और आप निरंतर बस अपना टारगेट इंटरनेशनल लेके चलिए, और हमको विश्वास है आप पे पूरा कि आप देश का नाम रोशन जरूर करोगे। तो मैं सबको थैंक यू बोलना चाहता हूँ सर। बहुत बढ़िया। सुनील बाबू, जब आप प्रैक्टिस में होते हो, फील्ड में होते हो, उस समय माइंड सेट अप कैसे करते होंगे, क्योंकि पढ़ाई भी आपके साथ रहती है? जी सर, जैसे कि होता क्या है, जब हम ग्राउंड में होते हैं, पढ़ाई की बात करी, पढ़ाई का सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ, हमारे पास हमेशा प्लान भी होना बहुत ज़रूरी होता है। आप स्पोर्ट में बहुत अच्छा करते हो, लेकिन 1% के लिए आप असफल होते हो, तो हमारे पास जो प्लान भी होता है वो हमको बहुत एक रहता है ना कि जीवन यापन के लिए, मतलब जीवन जीने के लिए, जैसे कि एक फाइनेंशियली जैसे कि बात करें आप गांव की भाषा में, जैसे पेट भरने के लिए वो बहुत ज़रूरी है। तो मैंने हमेशा प्लान भी अपनी पढ़ाई को मैंने रखा है सबसे पहले मैंने। और उसके अलावा बात करें, जैसे कि ग्राउंड की बात करें, जब हम ग्राउंड में होते हैं तो हमारा जो टारगेट होता है, हमारा टारगेट्स, हमारी अचीवमेंट्स वो होता है, हमको बस जब हम ट्रेनिंग करते हैं तो एक ही हमारा सपना होता है कि जब हम हमारे स्टेट या हमारी कंट्री को रिप्रेजेंट करें, तो हम वहाँ पर गोल्ड मेडल लाकर हमारी या स्टेट की बात करें या कंट्री को हम प्राउड फील कराएं, गौरवान्वित करें। ये हर खिलाड़ी का सपना होता है सर। बिल्कुल। इसमें खेल में एक कोच की क्या भूमिका हो सकती है? सर मैं मानता हूँ कि सबसे बड़ी भूमिका कोच की ही होती है। जैसे कि जिस प्रकार हम स्कूल में जाते हैं पढ़ने के लिए, तो वहाँ पर एक टीचर की सबसे बड़ी भूमिका, तो वहीं कोई भी खिलाड़ी होता है उसके लिए कोच की सबसे बड़ी भूमिका होती है। और मैं तो मेरे कोच तरुण शर्मा और मेरे अजीत सिंह राठौर, वो मेरे लिए भगवान है सर। आज मैं जो भी कुछ हूँ मेरे कोच की बदौलत हूँ मैं। आज शायद मेरे कोच ऐसे सर, हर जैसे कि मैं बात करूँ, मेरे अजीत सिंह राठौर सर, मेरे तरुण शर्मा सर, उन्होंने हर टाइम मेरे को सपोर्ट किया, हर टाइम मतलब डाउन टू अर्थ मेरे कोच है, हर टाइम मतलब मोटिवेशन की बात करें, मेरे हौसले बढ़ाने की बात करें, हर टाइम पे। तब मैं खेलने जाता हूँ तो शायद दिन में 10 फ़ोन आ जाते हैं कि बेटा क्या क्या हुआ, कैसे हुआ। नर्वस नहीं होना, आपको ये नहीं सोचना कि हमारे साथ क्या होगा क्या नहीं होगा। तो मैं मानता हूँ कोच की बहुत बड़ी भूमिका होती है सर। और मैं थैंक यू बोलना चाहता हूँ मेरे कोच साहब को। सुनील बाबू, आपका जो सफ़र रहा उसमें कई बार आपको निराशा भी हाथ लगी होगी जी। तो क्या था वो दौर आपका उस समय का? सर होता क्या है कि जब लगातार हम अच्छा करते हैं, मतलब कि हमारा मन में अच्छा करने की हमको विश्वास होता है कि हमको लगातार अच्छा करना है, तो निराशा की बात करें सर, 2000 मतलब 5 साल तक मेरे को असफलता मिल रही थी, मेरे को सफल हो नहीं पा रहा था मैं, क्योंकि मेडल्स वगैरह नहीं लग रहे थे। अब मम्मी भी मतलब फाइनेंशियली कंडीशन भी घर की कुछ अच्छी नहीं थी, मम्मी झाड़ू पोंछा का वहाँ काम करके पालन पोषण करती, कुछ मेरा भी सपोर्ट कर रही थी। तो लगातार मैं 4-5 साल से असफल हो रहा था। तो मैं सबसे पहले तो मैं, जो मैंने आपको बताया असली भगवान मेरी मम्मी, मैं उनका धन्यवाद बोलना चाहता हूँ, जिन्होंने मुझ पे विश्वास दिखाया कि आप बहुत अच्छा कर सकते हो। और जो मेरी सोसाइटी जिनके अंडर मैं रहा हूँ, उन्होंने मेरा गाइडेंस किया, मेरे को सपोर्ट किया है, तो मैं उनका भी थैंक यू बोलना चाहता हूँ, जिन्होंने मेरे को सिखाया कि आप असफलता कोई चीज़ नहीं होती है। नहीं, एक बार तो मुझे ऐसा लगा था कि शायद मैं अपना ट्रैक चेंज कर लूँ, पता नहीं मैं सफल होऊंगा या नहीं होऊंगा। तो इसलिए
मैंने लगातार असफलता मतलब लगी है मेरे को लगातार 4-5 साल, लेकिन मैंने आज बात करें हर क्षेत्र में मैंने अच्छा किया है सर। बिल्कुल। सुनील बाबू, जब आप फील्ड में होते हो जी। तो उस समय आपका लक्ष्य क्या रहता है? सर जब हम ग्राउंड होते हैं, जब ट्रेनिंग सेशन की बात करें, तो हमारा टारगेट सिर्फ एक ही होता है कि हम हमारी कंट्री को रिप्रेजेंट करें और वहाँ गोल्ड मेडल लाकर और अपनी कंट्री को प्राउड फील कराए, ये गौरवान्वित करें हमारी कंट्री को। ये हर खिलाड़ी का सपना होता है सर। सुनील बाबू, आप बड़े गेम आपने खेले हैं जी। तो इस में भाषा का, अंग्रेजी भाषा का क्या महत्व रहता है, या दूसरी भाषा भी इसमें बोली जा सकती है, मतलब क्या चीज़ होती है? सर मैं मानता हूँ कि स्पोर्ट पर्सन के लिए सबसे पहले इम्पोर्टेंट होते हैं उसके टारगेट्स, उसकी अचीवमेंट एंड डिसिप्लिन, ये सबसे पहले मैं मानता हूँ। हाँ, इंग्लिश लैंग्वेज हमारी इम्पोर्टेंट इसलिए हो जाती है, हम जैसे स्टेट गेम खेलते हैं तो साउथ के कुछ लोग आते हैं तो वो हिंदी नहीं समझ पाते, हम आउट ऑफ कंट्री जाते हैं तो हमको बातचीत के लिए इंग्लिश लैंग्वेज से हम उनसे बात कर सकते हैं। लेकिन सर मैं मानता हूँ कि हमारे, अच्छा हम इंटरनेशनल में मेडल लेके आए या कहीं भी लेके आए बाहर विदेश में, तो हमारी जो मातृभाषा है मैं उसको प्राथमिकता देता हूँ सर, सबसे पहले हमारी मातृभाषा को देता हूँ। चाहे हम इंटरनेशनल में इंटरव्यू दे, बाहर से आउट ऑफ कंट्री हम इंटरव्यू दे रहे हैं इंग्लिश में, लेकिन मैं मानता हूँ कि हम जब हमारी मातृभाषा में जवाब देते हैं, आप इंग्लिश में सुनो लेकिन अपनी मातृभाषा में जवाब दो। बिल्कुल। जैसे कि मेरी माँ नहीं समझती इंग्लिश, मेरे गाँव में नहीं समझते माला अकेडमी की इंग्लिश लैंग्वेज क्या है, मतलब कुछ लोग नहीं समझते जैसे बड़े बुजुर्ग जो होते हैं, लेकिन जब हिंदी में बोलते हैं तो उनको कितना अच्छा लगता है। तो मैं अपनी मातृभाषा को प्राथमिकता देना चाहता हूँ सर। बिल्कुल। सुनील बाबू, आपकी उपलब्धियां, जैसे पदक या और भी कई जगह से आपको सम्मानित किया हो, दर्शकों को बताएं। सर सबसे पहले तो उपलब्धियों में मैं SBI फाउंडेशन का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं सर, जिन्होंने फाइनेंशियली मेरे को सपोर्ट कर रही है 20,000 पर मंथ देकर, जिसमें मतलब एक स्पॉन्सरशिप की बात करते हैं वो मुझे स्पॉन्सर कर रही है SBI फाउंडेशन पैरा ओलंपिक, मैं उनको थैंक यू बोलना चाहता हूँ। इनके अलावा मेडल्स की मैं बात करूँ तो मैंने स्टेट गेम में 8 गोल्ड मेडल मैंने हासिल किया है, वहीं नेशनल गेम में बात करें तो 2 गोल्ड मेडल, 2 सिल्वर मेडल, 1 ब्रॉन्ज मेडल मैंने वहाँ पे हासिल किया है। तो मैंने हर क्षेत्र में मैंने काफ़ी अच्छा किया है सर। एक जो स्पोर्ट पर्सन होता है उसके लिए गवर्नमेंट जॉब बहुत ज़रूरी होता है, क्या प्रॉफिट होते हैं इसमें? सर देखो, मैं मानता हूँ कि गवर्नमेंट जॉब होना कोई भी स्पोर्ट पर्सन के लिए बहुत ज़रूरी होती है। मैं मानता हूँ कि कोई भी स्पोर्ट पर्सन काफ़ी अच्छा कर रहा है वो, जैसे कि हम एक, जैसे रहता है ना, एक एज होती है कि आप 10 साल 20 साल आप करते हो, लेकिन एक टाइम आपको जब छोड़ना पड़ता है तो उस टाइम गवर्नमेंट जॉब एक रहता है ना कि जीवन जीने के लिए बहुत ज़रूरी होता है कि एक गवर्नमेंट जॉब हमारे पास होती है। तो आने के लिए जैसे कि बात करें हम, जैसे कि पालन, जैसे कि पेट भरने के लिए, जैसे गांव की भाषा में, तो गवर्नमेंट जॉब का होना बहुत ज़रूरी होता है सर जीवन यापन के लिए। एक खिलाड़ी का अहम होता है कि वह पढ़ाई लिखाई करे, नौकरी करे, ऐशो आराम की ज़िंदगी जिए। तो आपने कब सोचा ऐसा कि मुझे एक खिलाड़ी बनना है? सर मैं बताना चाहता हूँ कि बचपन से दौड़ने का तो शौक़ था ही, तो दौड़ने का था, तो मेरा आर्मी का सपना था कि देश की सेवा करने का। लेकिन मैं सामान्य से जब दिव्यांग बन चुका था तो शायद मेरा ये सपना तो पॉसिबल नहीं था कि मैं आर्मी में जा सकूँ। लेकिन ये था कि मेरे पास दूसरा एक रहता है ना कि करने वाले के पास ऑप्शन बहुत होते हैं, ना करने वाले के पास बहाने बहुत होते, लेकिन मेरे पास था कि मेरे को, मैं ये नहीं, लेकिन दूसरा मेरे पास विकल्प है कि मैं खेल के माध्यम से अपने देश का मैं नाम रोशन कर सकता हूँ मैं। तो मेरा बस सपना था कि मैं इंटरनेशनल में मेडल लेके आऊँ, जैसे कि मैं नेशनल में मेडल लाता हूँ तो अपने स्टेट को रिप्रेजेंट गौरवान्वित करता हूँ, तो वहीं मैं इंटरनेशनल में मेडल लेके आऊँ और अपनी कंट्री को प्राउड फील कराऊँ, यही मेरा सपना था सर। संघर्ष में आपकी कहानी के पीछे पात्र आपकी माँ है जी। तो माँ ने संघर्ष कर आपको इस मुकाम तक पहुँचाया जी। क्या मतलब पाया आपने माँ के अंदर? सर जब बात करें 2000 भाई एक्सपायर हो गया, पापा एक्सपायर हो गए, बहन एक्सपायर हो गई, उसके बाद भी एक इंटरनेशनल का मेरा सपना था, उस सपने को ज़िंदा रखना बहुत बड़ी चीज़ थी सर। ये एक चैलेंज था मेरे लिए कि उस सपने को ज़िंदा रखना। मैंने मेरी मम्मी को बताया, तो मैं बार बार बोलता हूँ मम्मी को, असली मैं अपना भगवान इसलिए मानता हूँ कि मम्मी ने
हर समय मेरे पे ट्रस्ट किया, भरोसा किया है। उस समय मेरे पे ट्रस्ट किया जब मैं 4-5 साल से असफल हो रहा था, मेरे को मेडल्स नहीं लग रहे थे। उस टाइम भी एक ही चीज़ बोला कि आप निश्चित ही एक दिन सफल होगे, आप इस चीज़ की टेंशन मत करो। कौन दुनिया आपके बारे में क्या बोलती है क्या नहीं बोलती, आप बस उस अपने टारगेट्स पे फोकस रखो। तो लगातार मैं जब अच्छा कर रहा था, आज मैं जो भी कुछ हूँ अपनी मम्मी की बदौलत हूँ। मतलब फाइनेंशियली घर की कंडीशन अच्छी नहीं थी, लगातार असफल भी हो रहा था, उसके बाद भी इतना सपोर्ट किया। मेरा छोटा भाई अनिल है, वो पढ़ाई के साथ मतलब प्राइवेट जॉब के साथ वो भी मुझे सपोर्ट कर रहा है। तो मैं शायद, मेरी मम्मी मेरा भाई अगर नहीं होते तो शायद मैं सफल नहीं होता। तो मैं उनका बहुत बहुत थैंक यू बोलना चाहता हूँ सर। सुनील बाबू, जब आर्थिक स्थिति ठीक नहीं थी उस समय कुछ लोगों ने कुछ मोटिवेट भी करते हैं और कुछ दूर की बात भी करते हैं, तो उस समय कैसा क्षण था तुम्हारे मन में? देखो सर, होता क्या है कि ज़िंदगी के सफ़र में हमको कुछ डिमोटिवेट भी करते हैं और कुछ मोटिवेट भी करते हैं। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं, जैसे कि जब मैं 4-5 साल से असफल हो रहा था तो वही वाली बात कि मम्मी से बोलते कि आप यहाँ मेहनत मजदूरी कर रहे हैं, बेटा वहाँ पर उन्होंने एक अलग ही सपना देख रखा है, मेरे को इंटरनेशनल खेलना है। इंटरनेशनल का मतलब आप समझते हो क्या होता है क्या नहीं होता। तो वही सारी चीज़ें थी। गांव की भाषा में हम बात करें, उनको ताने की बात करें, लेकिन मेरे को मेरा लक्ष्य दिखता था बस कि मेरे को इंटरनेशनल खेलना है और गोल्ड मेडल लेके आना है। मेरी मम्मी बोलती थी कि लोग क्या बोल रहे हैं क्या नहीं बोल रहे वो मैटर नहीं करता। जिस दिन मैं आपका सपोर्ट करना बंद कर देती हूँ कि सुनील आ जाओ घर, अब मैं नहीं कर सकती कुछ भी, उस टाइम आप मानना अभी दुनिया का तो काम है बोलना। आप अच्छा करोगे तो दुनिया बोलेगी, आप अच्छा नहीं करते तो भी बोलते। तो आपको मोटिवेट डिमोटिवेट करने वाले सफ़र में सारे लोग मिलेंगे। तो मैंने अपना जो लक्ष्य था मैंने सिर्फ वो रखा कि मेरे को इंटरनेशनल खेलना है, मेडल लाना है। इसके अलावा मैंने इन सारी चीज़ों के बारे में ज़्यादा नहीं सोचा सर। सुनील, आज की जो युवा पीढ़ी है जो कई बार असफल होती हैं तो गलत कदम उठा लेती हैं, तो ऐसी युवा पीढ़ी को आप जैसे युवा क्या संदेश देना चाहोगे? मैं एक चीज़ मैंने मेरी लाइफ में सीखा है सबसे पहले तो कि असंभव तो इस दुनिया में कुछ भी नहीं है। अच्छा, इसका छोटा सा मैं एग्जांपल देता हूँ कि एक उस समय को आप देखिए जब मैं बेड से उठ नहीं पा रहा था, 1.5-2 साल हो गए थे बेड से उठना, वही एक चैलेंज था मेरे लिए कि मैं उठ के मतलब उठूँ वहाँ से और मैं कुछ करूँ लाइफ में। भाई की बात करें, पापा की बात करें, बहन की बात करें, लगातार तीनों का एक्सपायर होना, सब कुछ ख़त्म सा होना, तो शायद ये चीज़ें पॉसिबल नहीं थी। आज मैं इंटरनेशनल नेशनल गेम में लगातार मेडल लेके आना, स्टेट गेम में लगातार मेडल लेके आना, आज SBI फाउंडेशन है वो मुझे सपोर्ट करिए, तो शायद ये सारी चीज़ें पॉसिबल नहीं थी। तो मैं एक चीज़ मानता हूँ कि इस दुनिया में असंभव कुछ भी नहीं है। हमको सबसे पहली चीज़ तो सेल्फ कॉन्फिडेंस बहुत ज़रूरी है। दूसरी चीज़ मैं मानता हूँ डेडिकेशन। कोई भी चीज़ के लिए डेडिकेशन एंड पेशेंस एंड सेक्रीफाइस, तीनों चीज़ें बहुत ज़रूरी। सेल्फ कॉन्फिडेंस होना बहुत ज़रूरी होता है कि मुझे इस चीज़ में अच्छा करना है, तो खुद पे सेल्फ कॉन्फिडेंस होना चाहिए। सेकंड नंबर मैंने बताया आपको डेडिकेशन। आपको आपकी लाइफ में जो चीज़ें आपको करनी है, जैसे मेरे को इंटरनेशनल खेलना है तो मुझे बस खेलना है, मेरे को ये नहीं सोचना कि कितना टाइम लगेगा क्या लगेगा। असफलताएं हमको मिलेंगी, मतलब असफलताएं मिलेंगी तो भी हमको मजबूत बनाएंगी वो सारी चीज़ें। दूसरी चीज़ मैंने बात करी पेशेंस की। धैर्य बहुत ज़रूरी चीज़ होती है। हम क्या करते हैं, 1 साल देते हैं, 2 साल देते हैं, 3 साल देते हैं, फिर लगता है कि हम असफल हो रहे हैं, हम अपना ट्रैक चेंज कर देते हैं, हम कुछ लोग सुसाइड भी कर लेते हैं, कुछ लोग मतलब अपना वहाँ से डाइवर्ट हो जाते हैं। मैं नहीं मानता, मैं मानता हूँ कि जब तक आप सफल नहीं हो आप अपने जो पेशेंस की मैंने बात, धैर्य रखना बहुत ज़रूरी है। आप देखिए 5 साल तक मैं असफल हो रहा था, 5 साल बाद मेरे मेडल यहाँ लगे हैं, तो शायद मैं भी जैसे कि पेशेंस मतलब धैर्य नहीं होता मेरे पास तो शायद मैं आज इस मुकाम पर नहीं होता और शायद आपके बीच यहाँ होता भी नहीं मैं शायद। उसके बाद मैंने बात की आपको सेक्रीफाइस मतलब त्याग बहुत ज़रूरी है। मैंने मेरी लाइफ में एक बोलते हैं ना कि जब से मैं स्पोर्ट में आया था तो मतलब कि होली की बात करें, दिवाली की बात करें, कोई भी त्यौहार, या फिर हम शादी ब्याह की बात करें, इवन मेरी जो खास बड़ी बहन थी मेरे बड़े पापा की लड़की, मैंने वो शादी भी मैंने अटेंड नहीं की। मैंने सब कुछ छोड़ दिया, बस मेरा टारगेट एक ही था कि मेरे को इंटरनेशनल खेलना है और वहाँ मेडल लेके आना है। तो सेक्रीफाइस बहुत ज़रूरी है आपको, मतलब कि जब तक आप सफल ना हो तब तक बस एक ही चीज़ होनी चाहिए कि मेरे को अपने टारगेट्स पे ध्यान देने हैं। कोई घर, कोई होली, कोई दिवाली, सब कुछ हमको छोड़ना है सारी चीज़ें। तो असफलता कोई चीज़ नहीं होती, बस बोलते हैं ना कि अच्छे कर्म और भगवान में आस्था, ये भी बहुत ज़रूरी होते हैं। इसलिए बस लगातार
अच्छे तरीके से मेहनत करते रहिए। और मैंने सीखा है मेरी ज़िंदगी में कि एक दिन सफलता ज़रूर मिलती है। जी, इस हफ्ते के स्पेशल गेस्ट थे सुनील कुमार साहू। अगले हफ्ते फिर एक स्पेशल गेस्ट से आपकी मुलाकात होगी। नमस्कार।